बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। क्या साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को एक साजिश के तहत वज़ारत उज़्मा की दौड़ से बाहर किया गया है? और क्या उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ इस्तेमाल हो गए हैं उन लोगों के हाथों जो ये साजिश कर रहे थे? और ये साजिश कितनी पुरानी है? माइनस नवाज शरीफ फार्मूला जो है कब से उस पर अमल करने की कोशिश जारी थी। ये बरस दो बरस की बात नहीं, ये निसफ सदी का किस्सा है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर ये भी बात देखने वाली है कि क्या मियां नवाज शरीफ जैसा घाक सियासतदान, मंजा हुआ सियासतदान हाथ पर हाथ धर कर बैठा रहेगा? और मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐलान कर दिया है कि जनाब मैं इन धांधली ज़दा इलेक्शनों को नहीं मानता, तहरीक चलाऊँगा, मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनूँगा, अपोजिशन बेंच में बैठूँगा। जो उन्होंने बातें की हैं वो आगे जाके क्या करने वाले हैं, ये भी इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले पीटीआई वाले जो हैं वो पता नहीं किस ख्याली दुनिया में रहते हैं। ना वो आइन को मानते हैं, ना आइन को देखते हैं। और उनके जो मंसूबे हैं वो आइन को मद्देनज़र रखे बगैर वो ना सिर्फ बना रहे हैं मंसूबे, बल्कि उसके ऐलानात भी कर रहे हैं। अपने कल के व्लॉग में भी मैंने कहा था, अली मीन गंडापुर को जब उन्होंने नामजद किया इमरान खान ने केपी के वज़ीर आला के तौर पे, उस वक्त ही मैंने कहा था जनाब ये एक बड़ी दरार जो है पीटीआई में पड़ने वाली है। और ये देख लीजिएगा आप आइंदा चंद दिनों में। ये जो कह रहे हैं हमारे पास अक्सरियत है, वो इनके उमर अयूब जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के, वो जो कह रहे हैं हम 48 घंटों में साबित कर देंगे अपनी अक्सरियत। भाई कहाँ से साबित कर देंगे? पंजाब में आपके सारे लोग टूट टूट के जा रहे हैं। आज़ाद अरकान जो है वो जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून में। आज भी 6 अफराद जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में गए हैं। 4 अफराद जो हैं छीना ग्रुप जिसको कहते हैं वो जाके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गया है। वफाक में भी आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनका नून लीग में शामिल होने का सिलसिला जारी है। रज़ा हयात हराज साहब जो हैं और उनका जो ग्रुप है वो नून लीग में शामिल हो गया है। कई एक पहले भी हुए हैं जिन पर हम बात कर चुके हुए हैं जो नून लीग में शामिल हुए हैं। और अब और भी बहुत सारे लोग हैं जो पीटीआई के हमायत याफ्ता थे, पीटीआई के टिकटों पे कह लें आप, वो मुंतखब हो गए और अब वो पीटीआई को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि आइनी तौर पे उनके ऊपर कोई कदगन नहीं है कि वो कोई पार्टी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तो 22 तारीख को जब गजट नोटिफिकेशन मुकम्मल होगा आएगा, और उसके बाद 3 दिन में आप देखिएगा कि पीटीआई में जो रह जाएंगे ना लोग, जो ये कह रहे हैं जनाब हमारी अक्सरियत है, वो 35-40 से ज़्यादा नहीं होगी उनकी तादाद। ये मैं अपने कह लें कि इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आपके साथ ये बात कर रहा हूँ। अभी तो आगाज़ है, अभी तो ये तेज़ी आनी है इसमें। और वजह उसकी क्या है? वजह उसकी इमरान खान साहब हैं। ये हो ही नहीं रहे, ये मिसालत की बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। और शेर अफजल मरवत जैसा आदमी जो है, जो मैंने कल कहा था ना कुछ पत्ते शो कर रहे हैं जिनमें जोकर भी शामिल हैं, ये शेर अफजल मरवत जैसे लोग जो हैं ये फजा मजीद बिगाड़ रहे हैं। और कह रहे हैं जनाब, कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा जनाब ये रात 11 बजे तक आतिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो मेरे साथ राब्ते में रहे, राब्ता करने की कोशिश करते रहे। और वो कहते रहे जो लोग बीच में पड़े हुए थे कि पहली तरजीह पीटीआई है, लेकिन हमने फैसला कर लिया, इमरान खान ने फैसला कर लिया कि चोरों के साथ नहीं बैठना। इस तरह की बातें शातें उन्होंने की हैं। और उन्होंने तरदीद कर दी है पीपल्स पार्टी ने कि भाई जी किहड़े खाबा च रहिंदे हो तुसीं, अगर से गल करनी है किसी संजीदा आदमी ने करिए। तू तो एक मज़ाहिया किरदार हाँ पीटीआई का, तेरे नाल की गल करनी, तेरे नाल राबता करिए असीं। पीपल्स पार्टी वाले तो ये कह रहे हैं कि हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी था और वहाँ पीटीआई के साथ बात का जायज़ा लिया जा रहा था, बात हो रही थी इस पर। लेकिन इसी दौरान जेल से बयान आ गया इमरान खान का और उनका जनाब एमपीएम, नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बात नहीं होगी। और अब ये इस खुशफहमी में है कि शायद ये जो मैंडेट मिला है ये हमने खुद हासिल किया है। इसके हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं। केपी में जो इंक्वायरियाँ हो रही हैं उनसे ये पता चल रहा है कि जनाब ये तो कुछ गेम ही कुछ और, जिन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जनाब उन्होंने धांधली करवाई है। फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम है ना कि जनाब उन्होंने अपनी मर्ज़ी के नताइज हासिल करने के लिए हेरा फेरी की है। तो फिर वो हेरा फेरी जो है वो इनके हक़ में क्यों गई? पीटीआई वालों की, खैबर पख्तूनख्वा में।
وہ क्या मौलाना को खुश नहीं कर सकते थे, उन्हें सीटें नहीं दिलवा सकते थे, एएनपी वालों को सीटें दिलवाई जा सकती थी, मुस्लिम लीग नून को सीटें दिलवाई जा सकती थी केपी में, तो फिर इनके ऊपर क्यों मेहरबान थे? इस हवाले से जो बातें हो रही हैं वो अल्लाह माफ़ करे, वो कुछ अजीबोगरीब बातें हैं। और फिर ये भी है कि जो लोग आए हैं केपी से भी जीत के, वो भी किसी के कहने पे कहीं भी जा सकते हैं। ये खुशफहमी में मारे जा रहे हैं पीटीआई वाले। बहरहाल देखें, वहाँ हुकूमत शायद इनकी बन जाए पीटीआई वालों की। और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो मसालत की बातें हो रही हैं और मसालत की फ़िज़ा को तबाह करने के लिए इमरान खान जो हरकतें कर रहे हैं, वो शेर अफजल मरवत साहब, जहाँ ये पीपल्स पार्टी के हवाले से बात उन्होंने की है कि जनाब जरदारी साहब रात 11 बजे तक मुझसे रब्ता करने की कोशिश करते रहे, तो वो शेर अफजल मरवत साहब ने एक और बात भी की है, वो बात ज़रा सुनिए। 9 मई दोबारा हो या 10-12 हो, पाकिस्तान के लोगों का जो हक है वो उनको हम दिलाएंगे। वो कह रहे हैं हमें 9 मई से डराया जा रहा है, जो हमारा मैंडेट इन्होंने चोरी किया है, जो अवाम का हक है, वो हम इनके हल्क से निकालेंगे। ये लीडरशिप का फैसला है, ये फरमा रहे हैं। और इस सूरत हाल में जैसे शेर अफजल मरवत जैसे लोग अगर लीडर बन गए हुए हैं, तो क्या ये कबूल होगा उन लोगों को जिनके खिलाफ 9 मई हुआ था? मेरी इतला के मुताबिक तो ये रवैया जो है ये नाकाबिल कबूल है। लेकिन बहरहाल जो 9 मई का वाक़या हुआ था, अगर मैं पहले भी ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि उसकी हसासियत का लोगों को बताया ही नहीं जा सका, ना किरदार से, अमल से, ना गिरफ्तार से, ना गुफ्तगू के साथ, ना दलाइल के साथ। लोगों को ये हज़म ही नहीं हुआ कि 9 मई का वाक़या जो है ये पीटीआई ने किया है, ये एक साजिश थी। और कौन कौन से साजिशी किरदार थे? अब कह रहे हैं कि जनाब हम ज़रा एक्टिव होंगे, तेज़ करेंगे। और भाई तेज़ करने क्या फ़ायदा, इलेक्शन गुजर गए, लोगों के जहन में ये बात जो है ये आप लोगों को बता ही नहीं सके। जहन में क्या डालनी थी, आप लोगों को हकायक लोगों के सामने रख ही नहीं सके। कुछ आपके अपने अंदरूनी मामला थे कि जनाब ये फ़ौज की बड़ी बदनामी होगी, अंदर की बातें बाहर आ गई, तो कुछ और मसलतें थी जिसकी वजह से वो उस तरह कार्रवाई की नहीं आपने। अब वो भड़के मार रहे हैं कि जनाब दोबारा और 10-12 भी 9 मई होगा तो हम करेंगे, इस तरह की बातें उन्होंने की है ना मरवत साहब ने। और दूसरी जो बात मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये जो कहते हैं ना पता नहीं किस ख्याली दुनिया में रहते हैं, ये सदर मुमलकत से मिले थे चंद दिन पहले, इनका एक वफद पीटीआई वालों का। और उस वक्त ये खबर सामने आई थी कि वो सदर साहब से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब क्योंकि हम सबसे बड़ी अक्सरियती जमात हैं, हमारे हिमायत याफ्ता लोग जो हैं, हमारे पास सबसे ज़्यादा मेंबर हैं कौमी असम्बली के बकौल उनके, वो हैं नहीं, अदाद शुमार देख लीजिए, और वो मज़ीद कम होते जा रहे हैं। तो वो जनाब हमें जो है ना वज़ीर आज़म जो वज़ारत उज़्मा बनाने की हमें दावत दी जाए। मैं समझा शायद ये अभी बस हवा में कोई बात कर दी इन्होंने, ये कैसे हो सकता है? इसमें मैंने बताया भी था कि वज़ीर आज़म का इलेक्शन कैसे होता है। सरदार लतीफ़ खोसा जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सीनियर कानूनदान हैं, वो शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में बैठ के ये फरमा रहे थे खोसा साहब, जो भी हाल ही में लाहौर से पीटीआई की हिमायत से एमएनए मुंतखब हुए हैं, कि जनाब हमारी अक्सरियत है कौमी असम्बली में पीटीआई वालों की, तो सदर जो है उसको ये चाहिए कि हमें हुकूमत बनाने की दावत दे। और वो कहते हैं कि हमने दरख्वास्त भी की है, यानी वो जो खबर आई थी कि ये सदर से कह रहे हैं कि जनाब हमें दावत दें, हमारे बंदे को नामजद करें वज़ीर आज़म के लिए, तो वो कहते हैं जनाब वो हमें दावत दें हुकूमत बनाने की, पहले हमें मौका दिया जाए। ये बात कर रहे हैं। अब जो आइन है वो कुछ और कहता है। ये जो बातें कर रहे हैं ये बड़े पुराने दौर की बातें हैं, जो ये उस पता नहीं कितनी दफ़ा तरमीम हो चुकी हैं, 2 दफ़ा तरमीम हो चुकी हुई है। पहले ये 85 में प्रेसिडेंशियल आर्डर जो था ज़िया हक साहब का, और फिर वो आइनी तरमीम में बदल दिया गया था। उसमें ये था कि सदर जिसको समझेगा कि इसके पास अक्सरियत की हमायत है कौमी असम्बली में, मुसलमान रुकन जो है उसको एमएनए को, कि वो वज़ीर आज़म बनने की दावत देगा और फिर वो एतमाद का वोट लेगा। ये उस वक्त की बातें कर रहा हूँ। आपको याद होगा कि 1988 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमात जो है वो अक्सरियत लेके आई थी, तो असाक खान, गुलाम असाक खान साहब कायम मकाम सदर थे पाकिस्तान के, तो वो दावत नहीं दे रहे थे इनको, क्योंकि उस वक्त ये आइन में लिखा हुआ था कि सदर ने दावत देनी है एक बंदे को, एक एमएनए को, कि जनाब आप हुकूमत बनाएं। और ख्याल ये किया जा रहा था उस वक्त वो जिसको कहेंगे वो
ان کو حمایت بھی لے کے دیں گے. تو بینظیر بھٹو کو بڑے ناخن چنے چبوائے تھے انہوں نے, بڑا عرصہ تنگ کیا تھا, ان کو دعوت نہیں دی جا رہی تھی, اور پھر باقاعدہ سودے بازی کی کوشش کی گئی جناب. کیونکہ میں اس وقت تو قائم مقام صدر ہوں چیئرمین سینٹ کی حیثیت سے, کیونکہ ضیاء الحق فوت ہو گئے تھے صدر صاحب جو ہیں, تو ان کی جگہ وہ قائم مقام صدر تھے, کہ مجھے مستقل صدر جو ہے وہ منتخب کروائیں. اس پہ, اس سودے بازی پہ پھر یہ سودے بازی کا راستہ ہے یہ روک دیا گیا. یہ نواز شریف کا جب دور آیا ہے بعد میں, اور اس وقت فاروق لغاری صاحب جو ہیں وہ صدر تھے, تو اس وقت آئین میں ترمیم کی گئی تھی. 158(2)B جو ہے وہ نکال دیا گیا تھا, جو صدر کو یہ اختیار دیتا تھا کہ وہ حکومت اور اسمبلی تحلیل کر سکتا ہے. وہ اختیار ختم کر دیا گیا تھا. اور پھر دوسرا یہ جو بات تھی کہ جناب صدر دعوت دے گا کسی بھی بندے کو کہ جب آپ کے پاس اکثریت, مجھے لگ رہا ہے کہ تیرے کو اکثریت ہے, تو بنا بھی حکومت, آ جا اعتماد دا ووٹ لے. اعتماد کے ووٹ کے لیے وہ ٹھیک ہے کہ جو ٹوٹل ارکان ہیں, ٹوٹل سیٹیں ہیں, ان کے نصف سے زیادہ 50% سے زیادہ اکثریت ظاہر کرنا ضروری تھی. لیکن وہ جس کو نامزد کر دیتے, جس پہ ہاتھ رکھ دیتے, جس گھوڑے پہ, وہ گھوڑا تو چھٹی ہو جاتا. سارے نے پتا ہوتا سی جناب دے پیچھے کون طاقت ہے, صدر نے بھی تھوڑا انہوں نامزد کر دیتا. تو پھر وہ ختم کر دیا گیا تھا. اور پھر جب مشرف کا دور آیا اور LFO کے ذریعے انہوں نے لیگل فریم ورک آرڈر کے ذریعے یہ پھر ایک دفعہ شامل کر دیا انہوں نے کہ جناب صدر جس کو چاہے وہ نامزد کر دے وزیر اعظم کے لیے, کہ جناب آپ اعتماد کا ووٹ لیں, کسی کو بھی دعوت دے سکتے ہیں. انہوں نے یہ کیا. اور پھر وہ 2002 میں جب آئین میں ترمیم کی گئی تو LFO کو ظاہر ہے پھر وہ حصہ مان لیا گیا آئین کا, اور یہ چلتا رہا کام. لیکن 18ویں آئینی ترمیم میں ختم کر دیا گیا یہ سب کچھ, یہ 2 نمبریاں ختم کر دی گئی. جو 18ویں آئینی ترمیم ہے اس کا جو آرٹیکل ہے 91, وہ یہ کہتا ہے کہ جناب ایک کابینہ ہوگی, وہ تو سب کو پتا ہے جناب, ایک وزیر اعظم ہوگا اور اس کے ارکان ہوں گے وغیرہ وغیرہ. اور اس کا جو 91 کا جو سب آرٹیکل 2 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 21ویں روز پولنگ کے بعد 21ویں روز جو ہے یہ الیکشن, یہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے یہ بلایا جائے گا. پہلے جو مشرف کے دور میں تھا 30ویں دن اجلاس بلایا جانا ضروری تھا. اب 21ویں دن سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے. ہاں 21ویں دن سے پہلے اگر صدر سمجھتا ہے, وہ بھی ایک طریقہ, صدر کا پاس اختیار نہیں ہے, وہ جو پارلیمانی امور کے منسٹر ہیں نا, وہ ایک سمری بھیجتے ہیں وہاں صدر کو کہ جناب اجلاس بلا لیا جائے, یہ اتنے دن ہو گئے ہیں اور مناسب وقت تک منا لیا جائے. لیکن 21 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا. 21ویں دن یعنی 29 فروری تک یہ اجلاس ہونا ضروری ہے. اب ہم آپ کو متعلقہ حصہ جو ہے وہ جو آئین کا آرٹیکل 91 ہے, ویسے تو آپ ویسے بھی میری بات پہ یقین کر لیتے ہیں, لیکن کیونکہ آپ رولا بڑا پڑا ہوگا, PTI والے پروپیگنڈا بڑا کر رہے ہیں, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اسکرین پہ جو 91 ہے آئین کا آرٹیکل وہ دکھا دیا جائے. وہ میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے حصے کو, 91 کا سب آرٹیکل 3. وہ یہ کہتا ہے کہ 21ویں دن جب اجلاس ہوگا تو اس کے بعد اس اجلاس میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا جو ہے وہ انتخاب کیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد مسلمان ارکان میں سے کسی ایک کو جو ہاؤس ہے وہ وزیر اعظم کے طور پہ منتخب کرے گا. وہ منتخب کرنا, اس نے یہاں نامزدگی تصور ہی نہیں ہے کہ صدر نامزد کرے. یہ کہہ رہے ہیں ہمیں دعوت دے, صدر آپ کو دعوت دے ہی نہیں سکتا, اس کا اختیار ہی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں جناب ہمیں صدر دعوت دے. عجیب و غریب باتیں, پتہ نہیں کہاں سے انہوں لا پڑا ہوا ہے, کس دور کا پڑا ہوا ہے. اور ابھی تک PTI کے بڑے بڑے لوگ یہی بات کر رہے ہیں, یہ صدر سانو دعوت دے گا تو اسی بنا لیں گے, دیکھنا تو اسی کی کر دینا. اور صدر دعوت نہیں دے سکتا. اب جو وزیر اعظم کا الیکشن ہونا ہے وہ بھی میں ہم آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں. وہ 91 کا سب آرٹیکل 4 ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جو کل رکنیت ہے, ٹوٹل ارکان جو سیٹیں ہیں, اس کا نصف جو ہے وہ الیکشن میں جو حاصل کرے گا وہ وزیر اعظم ہوگا. یعنی کہ 336 نشستیں ہیں اس وقت قومی اسمبلی کی, مردم شماری کے بعد کم ہو گئی 6 سیٹیں, تو 169 لوگ جس کو منتخب کریں گے, ارکان ظاہر اور نامزدگی ہوں گی, جس کو منتخب کریں گے وہ وزیر اعظم ہوگا. اور یہ خفیہ پولنگ نہیں ہوتی,
یہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کا جو الیکشن ہوتا ہے وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے یا اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ہوتا ہے، یہ خفیہ نہیں ہوتا. جو منتخب ہو جائے 169 ووٹ لے کے وہ ہو گیا. اور آگے جا کے وہ مزید اس کی جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، دوبارہ دیکھ لیجئے گا. جو 91 کا سب سیکشن سب آرٹیکل 4 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ 169 ووٹ نہیں لے سکتا اور 2 سے زیادہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں الیکشن پہ، یہاں نامزدگی کہاں سے آ گئی؟ 1 سے زیادہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو پھر جن 2 لوگوں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہوں گے ان کے درمیان دوبارہ الیکشن ہوگا، رن آف الیکشن. اور پھر یہ الیکشن اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک حاضر ارکان کی اکثریت جو ہے ان میں سے کسی ایک کو منتخب نہیں کر لیتی. اور یہ بات جو کہہ رہے ہیں کہ صدر اگر یہ کوئی وزیر اعظم منتخب ہی نہیں ہوتا تو پھر جو ہے جناب صدر جو اسمبلی تحلیل کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے نہیں ہے. وہ جو ہے وہ 58 ہے آرٹیکل کہ اگر اسمبلی جو ہے عدم اعتماد ہو جائے حکومت کے درمیان اور دوبارہ حکومت بنانی ہو اور حکومت نہ بن پا رہی ہو تب صدر کے پاس وہ جاتا ہے. یہ تو نئی حکومت ہے، 91 ہے، اس کے تحت تو صدر کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. یہ تو الیکشن ہوتا جانا ہے جب تک کہ کسی ایک کو حاضر ارکان کی اکثریت نہیں مل جاتی. اور یہ پھر ضروری نہیں رہتا کہ 169 ہی ہو، 150 سے بھی کوئی جیت سکتا ہے، 130 سے بھی جیت سکتے ہیں. جو اندر موجود ہیں اجلاس میں ان لوگوں نے پھر منتخب کرنا ہوتا ہے. یہ ہمارا آئین ہے اور یہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں. اور دوسری جو میں عرض کر رہا تھا، جناب مولانا صاحب نے کہا کہ میں نہیں بیٹھوں گا، اور مولانا صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب نواز شریف نون لیگ بھی کسی درجہ تک لاڈلی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اور انہوں نے کہا جناب جو 1 سیٹ سے وہ ہارے ہیں 1 سیٹ سے جیتے ہیں نواز شریف، تو انہوں نے مقتدرہ جو ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے ان کا قد جو ہے ان کو دکھایا ہے کہ جناب یہ سیٹ بھی ہم نے آپ کو دی ہے. یہ مولانا صاحب بات کر رہے ہیں. اور پھر وہ ظاہر ہے وہ وزارت عظمیٰ کی دور سے انہوں نے خود ہی دستبردار ہو گئے ہیں، اور شہباز شریف وزیر اعظم کے طور پہ نون لیگ نے آگے کر دیا ہے، اور پھر وہ اتحادی سارے ان کے ساتھ میٹنگیں شیٹنگیں ہو رہی ہیں. پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ بھی جناب کیسے حکومت بنانی ہے اور کون کون ہوگا. ایک جو ہے وہ سیشن ہو گیا ہوا ہے اور دوسرا سیشن جو ہے وہ آج ہو رہا ہے. ان کی کمیٹیاں جو بنی ہوئی ہیں ان کے درمیان. تو مریم نواز نے اس پہ، اور لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے شاید وہ کنارہ کش ہو گئے ہیں نواز شریف سیاست سے. تو وہ جناب مریم نواز نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا جناب وہ جو کنارہ کش ہونے کی باتیں ہیں وہ غلط ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. اگلے 5 سال میں وہ نہ صرف بھرپور سیاست کریں گے بلکہ وفاق اور پنجاب میں اپنی حکومتوں کی سرپرستی بھی کریں گے انشاءاللہ. اور جو نواز شریف ہے وہ تینوں دفعہ اس کو عوام نے واضح اکثریت دی تھی. اس دفعہ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جناب میں مخلوط حکومت نہیں بناؤں گا اپنی تقریروں میں، تو مجھے سادہ اکثریت کم از کم چاہیے. اور وہ کہتے ہیں ان کے مزاج سے لوگ واقف ہیں، وہ ان کا اصولی موقف تھا. اور 8 فروری کو جب الیکشن ان کو ووٹ ڈالنے گے اس وقت بھی ایک صحافی نے ان سے پوچھا تھا مخلوط حکومت، ان کا خدا تو پناہ منگو مخلوط حکومت، اس وقت نے کہہ دیں نہیں مخلوط حکومت کوئی نہیں ہونی. تو پھر وہ کہتے ہیں جناب انہوں نے کیونکہ مخلوط حکومت میں نہیں بیٹھنا چاہتے تھے، اگر ان کو اکثریت ملتی پھر وہ حکومت بناتے. تو اب وہ ہماری وہ ان کی نگرانی میں معاملات جو ہیں وہ آگے چلیں گے. لیکن لوگ جو باتیں کر رہے ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. اصل میں یہ مقتدرہ کا پلان جو ہے نا آج کا نہیں ہے، یہ 1990 سے معاملہ شروع ہے. پتہ نہیں شہباز شریف سے ان کو کیا مسئلہ ہے، کیا کڑ ہے. ایک طرف یہ کہتے ہیں جناب ضیاء الحق کا لگایا ہوا پودا ہے، دوسری طرف پتہ نہیں ان کو شہباز شریف سے کیا تکلیف ہے مقتدرہ کی. یہ 1990 کی بات ہے کہ یہ آتے ہیں اسحاق ڈار صاحب غلام اسحاق خان صاحب جو صدر تھے وہ، اور وہ ان کے ایک نمائندے ان کے، یعنی یار سمجھ لینا آپ میٹنگ ایک ہوتی ہے میاں شریف کے ساتھ ان لوگوں کی جو بھی لوگ تھے. تو وہاں وہ کہتے ہیں جناب ہمیں شہباز شریف دے دیں وفاق کے لیے، وزیر اعظم کے لیے. تو وہاں نواز شریف صاحب بھی موجود تھے. تو نواز شریف صاحب اٹھ کے چلے گئے وہاں سے جب یہ بات کی. تو پھر میاں شریف نے کہا کہ مجھے 2 منٹ دیں، اور 2-3 منٹ بعد، 4 منٹ بعد، 5 منٹ بعد وہ واپس آئے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرا بیٹا ناراض ہو رہا ہے، تو یہ آپ نے بات کیوں کی ہے؟ تو وزیر اعظم نواز شریف ہی ہوگا. اور پھر یہ شہباز شریف میں پتہ نہیں کیا خوبی ہے کہ جو اس بندے سے مل لیتے ہیں، یا پٹو شٹو کسی طریقے سے پتہ نہیں کیسے ڈالتا ہے، پٹو ڈال لیتا ہے بندہ. جب یہ کلنٹن صدر تھے نا امریکہ کے،
उस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे और ये वज़ीर आला पंजाब थे। ये वहाँ गए और क्लिंटन से मिलने। उस मुलाकात में दोनों भाई शामिल थे, तो जब ये निकलने लगे हैं गेट के पास, उन्हें छोड़ने आया है क्लिंटन, तो उसने शहबाज शरीफ की तरफ इशारा करके ये कहा कि मैं इस नौजवान से दोबारा मिलना पसंद करूँगा, दोबारा मिलना चाहूँगा। और उस वक्त यहाँ ये पाकिस्तान में बातें होती थी कि जो हमारी मुक़द्दरा है, फ़ौज जो है, वो अमेरिका के कहने पे अखाड़ पछाड़ करती है। शायद क्लिंटन को उन्होंने बताया कि मुंडा बड़ा काम देगा, ਅਸੀਂ 90 ਚ भी गए सी। और फिर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी ये, मैं अब क्या कहता हूँ कि हार्सिस माउथ से सुनी बात है इसकी, ये कि ये जिला वतन थे दोनों भाई, तो ये लंदन चले गए होते शहबाज शरीफ पहले इलाज की गरज से, वहाँ से सरूर पैलेस से। तो वहाँ एक पाकिस्तान से एक जज साहब जाते हैं, आला अदलिया के जज साहब, जिनके फैमिली टर्म्स हैं उनके साथ बड़े अच्छे, तो इनके साथ वो कहते हैं मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार करते हैं जज साहब के साथ। उनका जनाब आपने अब जाना है सऊदी अरब उम्रा जहाज के लिए, वो मुझे मौका याद नहीं आ रहा, तो आप भाई साहब से ये बात करें कि जनाब परवेज़ मुशर्रफ जो है ना वो तैयार है हमारे साथ मसालत के लिए, लेकिन वो कह रहा है कि जनाब शहबाज शरीफ अगे कर दो, तो नवाज शरीफ को पीछे कर दो, तो ये ज़रा भाई साहब से बात तो करो। वो साहब कहते हैं मुझे भाई साहब से मैंने बात की, तो भाई साहब बड़े नाराज़ हुए, बड़े गुस्से में आ गए। नवाज शरीफ उन्होंने उनको भी बुरा भला करा, मुशर्रफ को भी और जो शहबाज शरीफ है इनको भी। अब मसला ये नहीं है कि शहबाज शरीफ की कोई बदनीयती है, हालात को उन्होंने भांपा होगा, मुक़्तदरा ने अपनी कोई गेम की है, बहुत सारे लोगों के अंदाजे गलत हो गए हैं। कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो आसानी के साथ सादा अक्सरियत हासिल कर लेगी, लेकिन वो नहीं कर सकी। लेकिन कोई कमिटमेंट थी उनकी मियाँ शहबाज शरीफ के साथ। मियाँ शहबाज शरीफ भी सारे बिचौले बने हुए थे ना, लंदन जाते पाकिस्तान आते, फिर लंदन जाते, फिर पाकिस्तान आ, रातों रात फिर वापस जा, सारी चीज़ें तो देखिए थोड़ी लिमची है ना। इनके साथ कोई वादा शादा था कि जनाब आपको हम बनाएंगे वज़ीर-ए-आज़म, वो अपना वादा जो है वो पूरा कर रहे हैं, वरना एक दिन दे विच दोपहर ਨੂੰ कुछ होर पीपल्स पार्टी वाले गल कर रहे हैं और रात ਨੂੰ जाके जनाब चौधरी शहजाद के घर दे विच कुछ होर ही गल्लां हो रही हैं, कुछ होर ही बयानात आ रहे हैं। और फिर आप देख लीजिएगा कि इन्होंने हुकूमत में बैठना है उनके साथ। और दूसरी बात यह है कि जो मौलाना साहब की मैं बात करूँ, मौलाना साहब की ख्वाहिश है कि जनाब, एक तो पहले उनकी ख्वाहिश थी, किसी दौर में उनके साथ किसी ने वादा किया था सदर बनवाएंगे, वो तो उनको अपनी हुकूमत नहीं बन पा रही नवाज शरीफ साहब की, वो क्या सदर उन्होंने अब बनाना है। तो और दूसरा सदर साहब मौलाना साहब जो हैं वो कोई अपनी सियासी जो है वो भी कुव्वत भी नहीं दिखा सके, पार्लिमानी कुव्वत की बात कर रहा हूँ। तो फिर अब उनके पास एक लहदे के बात रह जाती है जनाब, बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने की 11 नशिस्तें वो ले गए हुए हैं सूबाई असम्बली की, और 11 ही पीपल्स पार्टी की हैं, 10 जो हैं वो नून लीग की हैं। तो बहुत बड़ा जो जमातें हैं, इलाकाई मकामी जमातें कौम परस्त, वो बड़ा एहतजाज से यूज़ कर रही है उस पर, इलेक्शन पे धांधली धुंधली का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। वहाँ मौलाना साहब को अगर ये उनकी हुकूमत बनवा दे, मौका दे दे, तो मौलाना साहब कोड़ा कुट भर लैणगे। उन्होंने कहा ना मैं असैम्बली च बैठांगा, मेरे तहफ़्ज़ात ने, लेकिन मैं असैम्बली च बैठांगा और तहरीक भी चलावांगा। अगर उन्होंने ਉਹਦੇ मैंडेट के मुताबिक मौलाना ਨੂੰ ਜ਼ਾहिर सब तो ज़्यादा जब सीटां तो उन्होंने ਦੀਆਂ बराबर आ पीपल्स पार्टी से उन्होंने हुकूमत क्यों नहीं बन सकती? कह सकते ना मौलाना साहब, अगर उन्होंने मैंडेट के मुताबिक, बाकियों का मैंडेट कबूल है, मौलाना का नहीं कबूल, केपी च PTI वालियां दा कबूल आ, और एक ऐसे बंदे की वजारत आला जी कबूल आ जिहड़ा मफरूर आ 9 मई के वाक़िया इश्तिहारी आ, तो मौलाना की जनाब की मसला है? मौलाना की हुकूमत क्यों नहीं बन सकती? उत्थे बनाओ हुकूमत मौलाना की उत्थे, और वफाक नाल लैके चलो, सारे इकट्ठे चलो, मुल्क की बेहतरी वास्ते काम करो। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।